नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस जो मिडवल हिस्ट्री के रिवीजन वीडियो के अंदर। जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें हम क्वेश्चन बेस्ड क्या देखते हैं, जो रिवीजन करने के प्रयास करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्ति के भुगतान से छूट प्रदान की थी, एक प्रकार से मुक्ति प्रदान की थी। उनके हिंदू को धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत उन्होंने क्या किया था, उसने भी जो हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ थे उसका संस्कृति के अंदर, संस्कृति से फारसी के अंदर अनुवाद भी करवाने का प्रयास किया था। तो बताना है इसके अंदर कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसका हमारा जो दूसरा कथन सही है, जबकि इसका जो पहला जो कथन था वह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बी, इसका राइट आंसर होता है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म था लगभग वह 1309 के आसपास हुआ था, और उसका जो चेहरा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना था। और फिरोज शाह के समय में जजिया कर एक पृथक कर बना दिया गया था। पहले क्या था, वह भू राजस्व का हिस्सा हुआ करता था, मगर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, उसको एक अलग कर बना दिया था। वो कि जो कि क्या था भाई, गैर जो हिंदू होते थे उन पर यह कर लगाया जाता था। जबकि ये कहते थे जो ब्राह्मणों को जजिया करते छूट से इन्होंने इनकार कर दिया था। जबकि जो वृद्ध महिलाएं थी, बच्चे थे या विकलांग थे, उन प्रकार की महिलाओं को इस प्रकार के कर से छूट दी जाती थी। ठीक है, बाकी जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसने जैसे संगीत, अनुवाद, काफ़ी जो संस्कृति के जो हमारे श्लोक थे उनको फारसी के अंदर कन्वर्ट करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जो बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में, कौन सा हमारा जो बहमनी साम्राज्य में एक शासन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शासन के संदर्भ में हमें बताना है। ठीक है, कहता है भी एक शासक था उसके बारे में बताना। कहता है भी वह अच्छा सुलेखकर और कवि था, और प्रायः आभूषण छंदों की रचना करता था। वह विजयनगर साम्राज्य के राजदेव राय के प्रथम का समकालीन था। अगला था उसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का भी निर्माण करवाया था। तो पूछा गया ये निम्नलिखित जो कथन है वो किस व्यक्ति से संबंधित है, किस व्यक्तित्व का उल्लेख करता है। तो ये हमारा जो फिरोज शाह बहमनी थे उनके बारे में ये जिक्र करता है। ठीक है, तो उनका जो काल था वह लगभग 1397 से लेकर 1422 के आसपास के अंदर जो बहमनी साम्राज्य था उनके आसपास इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और वह धर्मशास्त्र या कुरान की व्याख्या करना, नाट्य शास्त्र के पूर्ण रूप से परिचित करना, तो इस प्रकार के क्या किया था उन्होंने, यानी उनके लिए काफ़ी का परिचय के लिए उनको जाना जाता था। साथ ही साथ उन्हें वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति, तर्क संगत जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान के जो काफ़ी रुचि थी उनको अंदर। और वो उनको ये कहीं के एक प्रकार के जो सुलेखक यानी कई प्रकार के अच्छे कवि भी थे। ठीक है, और उन्होंने अपने आप ही क्या किया था, छंदों वगैरह की रचना की थी। और फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल करना माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय से दक्कनी ब्राह्मण और राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे, और विशेष रूप से और भू राजस्व के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान माना जाता है। और जो फिरोज शाह बहमनी थे वह क्या थे, खगोल शास्त्र थे, खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन करते थे, और दौलताबाद के निकट उन्होंने एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। तो ये कथन किसके बारे में है, फिरोज शाह बहमनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला है हमारा जब्ती और हमारा दहसाला, जो हमारी जो ये जो व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। किसके बारे में, जब्ती और दहसाला के। क्या तो दहसाला व्यवस्था के तहत विभिन्न फसलों को की औसत उपज के साथ साथ पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों की भी गणना की जाती थी। दूसरा कहता है जो दहसाला व्यवस्था जब्ती व्यवस्था का क्या थी, एक प्रकार से उन्नत स्वरूप थी। जब्ती व्यवस्था को जो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसके तो हमारे जो तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। तो जो अकबर ने जो मालवा और गुजरात में को शामिल किया था, तो उस लक्ष्य में जो लाहौर से इलाहाबाद तक का जो भूमि के माप के लिए इस प्रकार की जो जब्ती व्यवस्था की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये जब्ती व्यवस्था थी क्या, ये भूमि को मापने की एक व्यवस्था थी। ठीक है, और यह व्यवस्था कुछ संशोधनों के साथ भू राजस्व व्यवस्था में की पर ही आधारित थी। ठीक, जब्ती व्यवस्था के तहत यानी क्या होता था, बिबाएँ के जो बोए गए जितना भी क्षेत्र था, जिसको लोहे का एक छल्ला बनाया जाता था, उसको एक लठ के अंदर डाल करके उसको मापा जाता था। ठीक है, और जब्ता व्यवस्था मूल रूप में राजा टोडरमल से संबंधित थी।
ठीक है। तो कभी कभी इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अकबर द्वारा स्थापित तो दशमसन जो दहशाला व्यवस्था थी, अंतर्गत क्या होता था, भी विभिन्न फसलों की औसत उपज के साथ साथ पिछले 10 वर्षों की जो औसत कीमतों की गणना भी इसके अंतर्गत की जाती थी, और औसत उपज का 1/3 भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। और कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था थी वह उसी का क्या थी, एक उन्नत रूप थी। तो राइट आंसर होता है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसकी हमारी जो ये सॉरी आरोही क्रम में इसको हमें सजाना है। तो हमारे जैसे नाडु है, स्थल, ग्राम, मंडल, तो इनको हमें सही व्यवस्था के अंदर सजाना है भी। कौन सी ऐसी थी तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, बड़े बड़े, इस प्रकार से हमें इसके अंदर सजाना है। तो इसके अंदर जो सबसे जो बड़ा होता था वो मंडल होता था, ठीक है, और सबसे छोटा होता था वो ग्राम होता था। तो जिसके अंदर ती फर्स्ट में है और 4 लास्ट के अंदर है, तो वो हमारा आंसर नंबर ए होता है। तो आंसर नंबर ए हमारा इसका लास्ट होता है। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो राज्य को मंत्री परिषद द्वारा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता था, जिसमें क्या थे, जो कुलीन लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो इसके अंदर शामिल होते थे। ठीक है। इसमें जो मंडल यानी जो प्रांत में इनको विभाजित किया जाता था, उसके नीचे आते थे नाडु, जिनको जिला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जो स्थल आते थे, जो कि उपजिला हुआ करते थे। फिर ग्राम आते थे, जो कि गांव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और ये जो परंपरा थी जो हमारी विजयनगर साम्राज्य के तहत, जो ग्राम शासन की जो चोल परंपरा से कहीं न कहीं ये कमज़ोर थी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी चोल शासक की जो परंपरा थी वो काफ़ी उन्नत किस्म की, यानी जो ग्राम व्यवस्था थी। ठीक है। तो राइट आंसर होता है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है मुगल काल के दौरान कृषि भूमि कृषि भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है, एक तरफ हमारे पोजल है, जो कि क्या भी जो चालू वर्ष में खाली रहने वाली भूमि को क्या कहते थे, पोजल कहते थे। उसके बाद में बंजर भूमि कहते हैं, जो 2 से 3 वर्ष से अधिक समय तक खाली रहने वाली भूमि को क्या कहते थे, बंजर भूमि कहते थे। चरचर भूमि, जो 2 या 3 वर्ष से खाली रहने वाली जो भूमि होती थी उसको चरचर बोलते थे। उसके बाद में जो प्रतिभूमि होती थी, यह निरंतर खेती की जाने वाली भूमि, जहाँ पर लगातार खेती की जाती थी, तो उसको हमें बताना है ये कौन सी, ये वो प्रतिभूमि थी। तो पूछा गया कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका हमारा जो दूसरा और जो तीसरा और जो चौथा है वो सही है, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। प्रतिभूमि तो नहीं थी, प्रतिभूमि तो बोल होती थी। ठीक है। बंजर भूमि उसको बोलते थे 2 या 3 से अधिक वर्षों तक खाली रह गई थी, उसको बोलते थे। और जो चच्चर भूमि जो 2 या 3 से खाली भूमि को बोलते थे। ठीक है। ये थी उससे अधिक वर्षों तक रहती थी, 2 या 300, ये लगभग 2 वर्षों के आसपास रहने वाली भूमि थी, उसको चरचर भूमि बोलते थे। जबकि जो ये वाली जो भूमि थी, इनको क्या किया गया, क्रॉस किया गया है। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। तो ये बाकी ये इसके अंदर किया गया है। तो ये थी कब, हमारा जो तृतीय मुगल बादशाह जो अकबर ने भू राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी, जिसके तहत भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती की निरंतरता जारी रही थी। जो पोजल होती थी वह पूरे साम्राज्य के अंतर्गत सबसे सर्वोत्तम प्रकार की भूमि मानी जाती थी, जिस पर हमेशा कृषि की जाती थी। बंजर 2 या 3 वर्ष से अधिक वर्ष तक जो काम पर खेती नहीं की जाती थी, या उससे अधिक समय हो जाता था। ठीक है। उसके बाद में चरचर होती थी, जिसमें 2 या वर्ष से अधिक तक जो खाली पड़ी रहती थी। ठीक है। जो एक तो होती थी जिसमें कृषि नहीं की जाती थी, मगर ये वर्दी खाली पड़ी रहती थी, ये वाली जो चर्चा जो भूमि थी। ठीक है। और जो परती होती थी, ये इसमें क्या होती थी भी, जो कहीं न कहीं जो अपनी जो खोई हुई उर्वरता को वापस पाने के लिए कुछ इसको अस्थायी रूप पर इसको बोने से, यानी कहीं के यानी इस पर बिजाई नहीं की जाती थी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका सी, राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जो मध्यकालीन इतिहास में जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके बारे में, किसके बारे में, जो हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष था तो 3 राज्यों के बीच में जो कनौज को प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष किया गया था। ठीक है। तो पूछा गया इसमें पहला हमारा कहता है भी, यह संघर्ष किस किस के बीच में, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है, इन तीनों राष्ट्रों के बीच में ये संघर्ष हुआ था कन्नौज को पाने के लिए। कहता है तीनों साम्राज्य ने जो मालवा के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी, और यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध व संपन्न था, और इसके जो प्रारंभिक मध्य युगनी काल
के दौरान प्रतिष्ठित और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा गया था। तो ये बात हमने देखा, ये इन्होंने इसके लिए नहीं, कनौज के लिए की थी। जो मालवा था वह इस समय तक आकर क्या हो गया था, भी कहीं ना कहीं उतनी महत्वपूर्ण भूमि नहीं रही थी जितनी कि कनौज थी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ए, इसका राइट आंसर होता है। और ये हुआ कब था, ये लगभग 750 से 1200 ईस्वी तक की अवधि के अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों अवधियों के बीच में ये सब संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे उत्तर भारत की शक्तियाँ थी, जैसे गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्वी के अंदर की बात करें तो पाल शासक थे, दक्षिण के अंदर जो राष्ट्रकूट थे, तो इनके बीच में ये संघर्ष चलता रहता था। और ये संघर्ष था किसके लिए, जो कनौज जो क्षेत्र था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये जो शक्तियाँ आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, और जो कनौज क्षेत्र था वह ऊपरी गंगा घाटी थी, उस पर एक व्यापारी और कृषि के लिए समृद्ध माना जाता था, इसलिए इस पर कहीं न कहीं ये करना चाहते थे और कहीं न कहीं वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, और अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो जो हमारे प्रतिहार थी उनकी राजधानी कौन सी थी, भीनवाल थी। ठीक है, और उनके जिससे जो नाग प्रथम ने इसको कहीं न कहीं इसको ख्याति प्रदान की थी, और इसने राजस्थान, गुजरात, पंजाब का जो क्षेत्र था इसके आसपास का ये क्षेत्र था जो प्रतिहारों के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा जो दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे वह लगभग दक्षिण के अंतर्गत आकर रहते थे, और उसके अंदर जो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो सोलापुर थी। ठीक है, और सोलापुर के पास था उनका तो मनख्योट, वहाँ पर उनकी राजधानी थी। और राजा ध्रुव ने क्या किया था, इनके जो राष्ट्रकूट थे उनको कनौज को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, तो ये कुछ है जो पाल जो साम्राज्य था उसकी स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, किसने, गोपाल ने की थी। और ये जो कहीं न कहीं जो ये हमारा जो क्षेत्र था, ये जो धर्मशाला वगैरह का जो हमारे जो सॉरी उनके जो पुत्र थे धर्मपाल, उन्होंने इसको व्याख्याति दिलाई थी। और जो प्रतिहारों ने राष्ट्रकूट और त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इन्होंने अपनी भागीदारी दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भी बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में, जो बाबर है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक। तो क्या था भी, उसने अपना जो वृत्तांत तुर्की भाषा में लिखा था। तो बाबर ने अपना जो वृत्तांत लिखा था, अपनी यानी जीवनी लिखी थी, वह किसमें, तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी। अगला कहता है, उसने भारी में दुर्ग यानी झेलम नदी के तट पर जो अधिकार करने के लिए पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जो कि जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। दूसरा कहते हुए एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने आत्मकथा लिखी थी। तो ये बात नहीं है। इसके बाद में हमारे जो कहीं न कहीं जो मुगल बादशाह जहांगीर थे उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये बात गलत है। तो हमसे यही पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। और उसने जो खानवा के युद्ध में जो राणा सागा को इसने क्या किया था, पराजित किया था। किसने, बाबर ने पराजित किया था। ठीक है, तो बाकी तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है। तो जो बाबर ने जो फारसी तथा अरबी भाषा में गहनता से अध्ययन किया था, और उसने तुर्की भाषा में दो प्रसिद्ध लेख लिखे थे। एक तो था तुर्की उसकी मातृभाषा थी, उसने प्रसिद्ध वृत्तांत था जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था, तुजुक ए बाबरी के नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, और एक इसने एक मनसबदारी थे इनके जो मनसब ने इनकी एक जो अनुवाद किया था इसको तुर्की के अंतर्गत। ठीक है, और बाबर एकमात्र मुगल नहीं थे, उनके अलावा हमने देखा है तो मुगल का जो जहांगीर था उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो थी तजुक ए जहांगीरी के नाम से, सॉरी तजुक ए जहांगीरी के नाम से इनकी जो भाषा थी, जो फारसी के अंदर इन्होंने लिखी थी। और जो बाबर था वह एक प्रकार से कट्टरपंथी सुन्नी था, और बाबर यानी धर्मांतर नहीं था, न ही धार्मिक उलेमाओं के नियंत्रण में था। ऐसे समय में जब ईरान और तुरान में जो शिया और सुन्नी के बीच में कठोर सांप्रदायिकता चल रही थी, तो ऐसे में बाबर क्या था, कहीं के धार्मिक सांप्रदायिकता के संघर्ष से मुक्त था, यानी वहाँ पर उसने किसी भी प्रकार की धार्मिक सांप्रदायिकता में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जब 1920-1921 में जो युद्ध हुआ था हमारा हिंदुस्तान का जो द्वार के अंतर्गत, तो उसमें उसने पहली बार यानी तोप खाने के तहत जो बारूद का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और जो खानवा का जो युद्ध था, लोगों जो 1972 जो पानीपत के युद्ध के पश्चात मेवाड़ के राणा सागा के साथ ये युद्ध लड़ा गया था, जिस वो राणा सागा और मुगल बादशाह थे जिनका नाम बाबर था, उनके बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें जो हमारे राणा सागा थे उनकी पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ कब था, ये युद्ध लगभग 1527 के आसपास ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलती नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी मुगल दरबार के संदर्भ में कौन से जो कॉर्निश और दूसरे जमीन बोसी और जिसको बोलते हैं चार तस्लीम, निम्नलिखित में से किसके एक रूप थे। तो ये क्या थे, कॉर्निश थे,
जमनी बोस थे और 4 तरलिस थे। ये किसके ये रूप थे? तो ये थे हमारे जो शासक के लिए जो अभिवादन किया जाता था, तो उसके लिए ये चीज़ें उपयोग की जाती थी। तो राइट आंसर होता है इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। जो कॉर्निस होते थे वह एक प्रकार का जो विवाह एक हम कह सकते हैं जो अभिवादन होता था, जिसमें जो दरबारी दाहिने हाथ में एक प्रकार से तलहटी को लेके ललाट पर रखकर अपना सिर आगे की ओर झुकाता था। तो ये कहीं न कहीं क्या होते थे, एक प्रकार से शासक की इज्जत के तौर पर ये किए गए जाते थे। ठीक है। और जब जिसको बोलते हैं चार तस्लीम के नाम से भी इनको जानते थे। ठीक है। जो 4 तस्लीम इसके अंदर ठीक है, जो 4 तस्लीम थी वह क्या होती थी, ये बाएं हाथ को पिछले भाग को ज़मीन पे रख कर कहीं कहीं ये जो राजा थे उनकी सजदा किया करते थे, तो उसको हम इस प्रकार से बोलते हैं। और जो सिजदा या फिर ज़मीनें भी इसको कहा जाता था, यह सम्राट के उच्च अधिकारी व दायित्व व्यक्ति होते थे, उनके द्वारा राजा होता था उसके समान में ये चीज़ें की जाती थी, जिसको हम बोलते थे जमीबोसी या फिर इसको बोलते सिजदा कहते थे। ठीक है। तो राइट आंसर होता है इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बताना हमें? दिल्ली सल्तनत के बारे में। कहते हैं कि उसने झेलम के पास जो मंगोल को हराया था, किसने? दिल्ली सल्तनत ने। और सिंधु के पार पेशवा तक के राजा तक का वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में है, दिल्ली सल्तनत किसी व्यक्तित्व के बारे में था। अभी उसने क्या किया था, झेलम नदी थी उसके पार जो मंगोल थे उनको हराया था, और जो सिंध के पास जो पेशवा के थे उनका भी वहाँ तक उन्होंने अपना विस्तार किया था। और इब्न बतूता ने उनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है। तो इस समय कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे। उसने दोबाब क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए कौन सी दीवान ए अमीर ए कोही, जिसको कृषि विभाग की उन्होंने स्थापना की थी। तो पूछा गया है ये किस व्यक्तित्व के बारे में है जिन्होंने तो ये किसके बारे में? ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने ही इस प्रकार के कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान जो तरसीम के नेतृत्व में जो मंगोल से सारा जो सिंध में प्रवेश किया था, और उनका एक दल लगभग 35 ये कहते हैं भी 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया था। और झेलम नदी के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को हराया था, बल्कि उसको उनका जो कन्नौज जो क्षेत्र था उन पर भी उन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। और जो इब्न बतूता जिसको जो भी कब किस समय में आया था, लगभग ये आया था 1334 के आसपास आया था। ठीक है। तो 1334 में जब आया था तो अफगानिस्तान के पहाड़ों से होने के दौरान भारतीय तुगलक वंश के अंदर इसने बताया था, और इसने बताया था भी तुगलक वंश था उसमें कितनी प्रकाष्ठा थी। तुगलक वंश की समृद्धि जो इब्न बतूता के जो प्रसिद्ध कुतुब परिसर या कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद, और साथ ही साथ इसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के बारे में भी बताया था और उसका अध्ययन भी किया था। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के कृषि विस्तार और सुधार के लिए कई योजनाएं भी बनाई थी, जिसमें उसने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक कृषि विभाग का भी गठन किया था। ठीक है। और उन्होंने बेहतर फसल जैसे जो के स्थान पर गेहूं के बदले गन्ना, गन्ने के बदले अंगूर, अंगूर के बदले खजूर, इस प्रकार की एक विनिमय प्रणाली का भी क्या किया था, यानी सॉरी उगाने का काम किया था। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी जो 15वीं सदी में जो कश्मीर के शासक कौन थे, नाम क्या था उनको जैनुल आबिदनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया और गो हत्या पर रोक लगा दी थी, और हिंदू राजाओं की महत्वपूर्ण पद दिए गए थे, जो हिंदू राजा थे उनको महत्वपूर्ण पद दिए थे। दूसरा उन्होंने कहता है भी उनके संरक्षण में महाभारत और कल्याण व राजतगिरी का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो किन किन की, जो हमारी जो महाभारती और साथ ही साथ जो कल्याण की जो कौन सी जो रजत गिरनी थी उनका फारसी में उन्होंने अनुवाद करवाया था। तो पूछा गया कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है, जबकि इसका जो पहला जो कथन था उसका गलत है। ठीक है। तो ये क्या था, इन्होंने अभी क्या किया था, जो ये पहली बात तो ये क्वेश्चन था अभी अभी हाल ही के अंदर ये चीज चर्चा में रही थी। ठीक है। एक सेकेंड। तो कहता है अभी जो जुलेन
अलाउद्दीन, जो कि कश्मीर के सबसे महान शासक में से एक था, वह एक प्रभुत्व शासक था। उसने हिंदुओं को वहाँ पर वापस बुलाया था और सिकंदर शाह से उत्पीड़न के कारण और राज्य को छोड़कर चले गए थे। तो उन्होंने जो सिकंदर शाह के कारण वो राज्य छोड़कर चले गए थे, उनको वापस बुलाया था। उसने जजिया को भी समाप्त कर दिया था, गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। तो ये कथन हमारा सही है, ठीक है, गलत नहीं है। तो आंसर हमारा सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अपने शासनकाल के अंदर जो मंदिर थे उनका भी क्या किया था, अच्छे खासे निर्माण उन्होंने करवाया था। और देखें तो लगभग 1900 सॉरी जो उनके शासनकाल के दौरान फारसी, संस्कृत, तिब्बती, अरबी भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने संस्कृति व फारसी विद्वानों को संरक्षण देता था और उनके संरक्षण में महाभारत और कल्याण की जो रजनगिरी का फारसी में उसने अनुवाद भी करवाया था और अनेक अरबी रचनाओं का हिंदी में भी उसने अनुवाद करवाया था, ठीक है। और उसका स्वयं भी एक कविता, उसने जो कुतुब नामक एक कविता भी लिखी थी। तो कौन सी कुतुब नामक की कविता भी किसने लगी थी, ये जैनुल जो आवेदीन थी उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है फारसी कृतियों में जो रजनमनामा किस प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद है। कौन सा जो हमारा जो रजनमनामा है वह। तो ये हमारा जो महाभारत है उसका क्या है, एक है जो फारसी में अनुवाद है, जिसको उसने क्या था, रजनमनामा के नाम से जाना गया था। ये क्या है, फारसी के अंदर ये अनुवाद है, ठीक। तो रजनमनामा ये क्या थी, एक प्रकार की युद्ध पुस्तक थी। यह प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति ग्रंथ महाभारत की प्रथम फारसी अनुवाद माना जाता है। इसे 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका अनुवाद करवाया गया था। तो रजमनामा था, इसका अनुवाद किसके द्वारा किया करवाया गया था, तो इसका अकबर के द्वारा इसका, ठीक। तो साथ साथ जो इसके जो दरबारी का अकबर का दरबारी कवि था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बहमनी ने भी लगभग कुछ पुस्तकों का कहीं कहीं फारसी में क्या किया था, अनुवाद करवाया था, ठीक है। और इसने लगभग 168 जिंदल चित्र और साथ ही साथ जो जिंदबंद चित्र, तो यह भी पूछा जा सकता है जिंदबंद चित्र क्या थे, ठीक है। तो ये एक चित्रकला थी जिसमें 707 पन्नों भी शामिल थे। और बदाउद्दीन ने लिखा था कि भी अकबर ने महाभारत को जो इसलिए चुना गया था क्योंकि इसमें हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध माना गया था, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसने जो अकबर ने क्या करवाया था, इसका अनुवाद करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जो भक्ति संत जिसके नाम थे रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जो हमारे जो भक्ति संत थे उनके बारे में, ठीक है। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना की थी। किसकी, उन्होंने रूपान की उपासना की थी। हमारे जो रामानंद थे उन्होंने विष्णु के स्थान पर किसने, राम की। दूसरा, वे कबीर के लेखन के बहुत प्रभावित हुए थे। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, इसका राइट आंसर है। जबकि दूसरा, वो कबीर के लेखन से प्रभावित नहीं हुए थे, जबकि कबीर इनके लेखन से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। जो रामानंद थे वह लगभग 14वीं सदी के आसपास वैष्णव कवि माने जाते थे। इनका जो जन्म था वह प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास हुआ था और ये कहीं के यानी जो जो बनारस के आसपास के क्षेत्र के अंदर रहते थे, ठीक है। और वे रामानुज के अनुयायी थे। किसके, रामानुज के। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना करने का प्रवर्तन किया था। उन्होंने भक्ति का उपदेश 4 वर्णों के लोगों को दिया था और सभी जाति लोगों को, जिनमें निम्न जाति के लोग भी शामिल थे, उनको भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, ठीक है। और कबीर जो कि 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि के संत थे, ठीक है। तो ये थे हमारे 14वीं शताब्दी के और वो थे 15वीं शताब्दी के। तो इनके बीच में 100 साल का अंतर था, जिन्हें लेकर हिंदू में धर्म भक्ति आंदोलन का काफ़ी प्रभावित किया था। वह वाराणसी में संत रामनंद के क्या थे, शिष्य थे। तो कबीर इनके क्या थे, शिष्य थे और उनके लेखन से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। और रामानंद को वैश्विक भक्ति के लिए भी जाना जाता है और अद्वैतवाद के दर्शन की ओर उनका भी विशेष झुकाव देखने को मिलता है, ठीक है। और जो रामानंद थे उन्होंने 4 जातियाँ थी उनको संदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी मुगल काल के संदर्भ में जो हमारे जो खुद कास्ट, कौन सी, जो खुद कास्ट यानी किसानों का एक वर्ग था, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में, हमें जो खुद कास्ट थे उनके बारे में, ठीक है। तो सॉरी ये वीडियो पता नहीं किस टाइम पर रुकी होगी, तो हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो ये था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भी। यह एक पुर्तगाली यात्रा था,
यात्री था जिसने 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, दौरा किया था। और उसने विजयनगर की राजधानी जो उसकी तुलना किससे की थी, रोम से की थी इस व्यक्ति ने। उसने जिस नालियों और तालाबों द्वारा सिंचाई प्रणाली और विजयनगर भवन और ठीक है भवनों को कहीं के जो महानवी और या डिब्बों या बाजारों के बाजार में सुस्पष्ट वर्णित इन्होंने इसने किया था। किसके बारे में, इसने जो विजयनगर के जो नालियाँ थी, तालाब थी, सिंचाई प्रणाली थी, विजय के भवन थे, ठीक है, महानवी डिब्बे थे, बाजार थे, उनके बारे में उसने वर्णन किया था। तो ये सारा का सारा जो वक्तव्य है वो किसके बारे में कहा गया है, तो उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो वक्तव्य है, सर जो इसका जो थोड़ा सा आंसर है वो थोड़ा सा डाउटिंग है, तो मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, सर्च करने के बाद सही से कन्फर्म के बाद, क्योंकि ठीक है नहीं, इसके जो 2-3 ऑप्शन है जिसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कहता है अभी हमारी जो मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है अभी इस प्रणाली का उपयोग अकबर ने एक मजबूत सेना बनाने के लिए किया गया था। किसका, जो हमारी जो मनसबदारी प्रथा थी उसका। तो इसका सॉरी जो इसका जो हमारा आंसर है वो बी इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, तो हम देख ही लेते हैं, इसका जो आंसर है हमारा बी है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। बाकी इसका जो ज़्यादातर चांसेस इसके बी के हैं, जो है ये ज़्यादा क्या है, लगभग ये इसका आंसर बी ही है। ठीक है, तो जो हमारे जो कहता है भी मनसबदारी प्रणाली थी वह अकबर की जो मजबूत सेना के लिए इसका जो निर्माण किया गया था, और जहाँ तक वह एक अधिकारी के व्यक्तिगत पद को दर्शाता था। कौन सा जो जात था वह एक व्यक्तिगत जो पद था उसको दर्शाता था, और जो सवार और मनसबदार द्वारा रखी जाने वाली जो सैन्य टुकड़ियों के आकार को ये संदर्भित करता था। जो मनसबदारियों को केवल भूमि या जागीर हस्तांतरण के रूप में ही भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो लगभग जो हिस्ट्री में जिस प्रकार के जो केवल वगैरह शब्द आते हैं तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत ही होते हैं। ठीक है, तो बाकी ये जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है, तीसरा कथन हमारा गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ए इसका राइट आंसर होता है। तो अकबर ने क्या किया था, भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और वह एक मजबूत सेना उसको साम्राज्य विस्तार के लिए मजबूत सेना का होना आवश्यक था। तो उसने अपनी जो मजबूत सेना थी उसको बनाने के लिए मनसबदारी प्रणाली थी उसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। इस प्रणाली के तहत क्या होता, तो प्रत्येक अधिकारी को एक पद दिया जाता था जिसको मनसब के नाम से जाने जाते थे, और वह सबसे छोटे रैंक का पद होता था उसको 10 मनसब दिए जाते थे, यानी कि इनकी उसको सैलरी वगैरह दी जाती थी। और जो अमीर होते थे उनको लगभग 5,000 जो तक के वंशज उनको दिए जाते थे। ठीक है, और राजवंश के जो राजकुमार को भी उच्च पेंशन या उच्च सैलरी वगैरह दी जाती थी। अकबर के अधीन मनसब प्रणाली क्रमशः रूप से विकसित हो गई। बंधारण में केवल एक पद मनसब होता था, और जो उसके बाद में जो 40वें वर्ष यानी लगभग 1594 से 1595 में जो पद नामों का दो वर्गों में इसको विभाजित कर दिया था, जिसको जात और सवार नाम कहा जाता था। जात शब्द होता था वह व्यक्तिगत पदवी हुआ करती थी, और यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाती थी, और उसके आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में सवार होते थे वो उसके रैंक पर आधारित होती थी, और एक व्यक्ति द्वारा रखे गए जो घुड़सवारों के आधार पर उसकी रैंक तैयार की जाती थी। ठीक है, उस रैंक के आधार पर उसको किस श्रेणी के अंदर रखना था उसकी बात इसके अंदर कहा करते थे। ठीक है, और जो सैनिकों के वेतन को मनसबदार के वेतन में जोड़ दिया गया था, जिसका भुगतान वह जागीर देकर किया करता था, और कभी कभी मनसबदारों को नगद के रूप में भी भुगतान किया जाता था। और यह सोचना भी गलत नहीं होगा, अकबर ने जागीर व्यवस्था को पसंद नहीं किया था, और उसने इसे कहकर समाप्त करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं वह क्या करता था भी, जो वहाँ के जो लोग थे उनको क्या करना था, वह जो देना चाहता था वो अपनी कहीं के जो ये एक नगद के रूप में नगद के रूप में सैलरी देना ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर के दरबार में क्या होता है जरनीन कमल के नाम से जाना जाता था, वह क्या थे एक। ठीक है, तो क्या नाम था, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, वह थे क्या, तो वह हमारे थे एक प्रकार के एक सुलेखकार थे। ठीक है, क्या थे, सुलेखकार थे, यानी जो हमारी जो लिखी गई होती थी उनको डिज़ाइन वगैरह करते थे। ठीक है, तो ये लगभग कश्मीर थे हमारे जो मोहम्मद हुसैन अल कातिब। ठीक है, तो ये कश्मीरी थे एक प्रकार से, जो लगभग 1575 से लेकर 1605 के आसपास सम्राट अशोक के दरबार में सबसे प्रसिद्ध सुलेख के नाम से जाने जाते थे। अकबर ने उन्हें जरहीन कलम की उपाधि धारण की थी। उन्होंने जहांगीर के दरबार में भी कार्य किया था, और उनके द्वारा अभिलेख कृत्य जो कि 1580 से 1606 की में ईस्वी के मध्य के अंदर हुआ था, और यह नस्लिंग
के जो उल्तान में जिसको बोलते हैं अब अल अजीर के शिष्य भी रहा थे। ठीक है, और इन्होंने आईनी अकबरी में अब्दुल फजल की लिखावट की क्या की थी, सुलेखन की थी। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। तो वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो कि पूछने लायक जो क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो लगती है भी इसका, आप चाहते हैं भी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अन्य क्वेश्चन होंगे उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।